स्टूडेंट्स, आज हम एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अंतर संबंध रिसर्च के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने सर्वप्रथम जानी थी केस स्टडी। नंबर 2 पर हम कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन जान रहे हैं, और कार्य कारण तुलनात्मक को ही हम एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च भी कहते हैं। वो किस प्रकार है उसे हम देखते हैं, क्या जानते हैं। मैं साधारण शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च है या घटनोत्तर अनुसंधान है, उसमें क्या होता है। देखिए, यह एक इस तरीके की रिसर्च है जिसमें कोई घटना घटित हो जाती है, और घटना घटित होने के बाद उसके क्या कारण रहे हैं उससे संबंध स्थापित करना ही एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च विधि कहलाती है। सीधे सीधे शब्दों में कहे कि घटना उत्तर अनुसंधान, घटना घटने के पश्चात, कोई घटना घटी है उसके पश्चात घटना के कारणों का अध्ययन करती है। मतलब क्या घटना घटी है, उसके क्या कारण है, उसका अध्ययन करती है। इसलिए इसे घटनोत्तर यानी कि घटना के बाद कहा जाता है। ये घटना का अध्ययन प्रयोग के रूपांतरण के रूप में करती है। क्लियर। अब हम इसे पढ़ लेते हैं, क्या है एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। घटनोत्तर अनुसंधान विधि को तुलनात्मक कार्य कारण विधि, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च है वो घटनोत्तर अनुसंधान विधि को तुलनात्मक कार्य कारण विधि के नाम से भी या कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी के नाम से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है। देखें इसमें कि इस विधि के द्वारा इस विधि के द्वारा घटनाओं एवं परिस्थितियों के माध्यम कारण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यह इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूप से जानना है, सीखना है, ध्यान में रखना है कि इस विधि के द्वारा घटना द्वारा परिस्थितियों के मध्य कारण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह किसी घटना के घटित होने अथवा अघटित होने के कारणों को खोजती है। ठीक इस प्रकार के अध्ययन में वह खोजता है कि कोई घटना क्यों घटित हुई है, कैसे घटित हुई है, तथा उस पर क्या प्रभाव रहे। मतलब घटना क्या घटित हुई और क्यों घटित हुई और उस पर क्या प्रभाव रहे। इसके लिए वह कई तरह की रिसर्च कर सकता है, चाहे वो हिस्टोरिकल रिसर्च हो या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो, या कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक विधियों का या उनसे मिलते जुलते रूपों का प्रयोग कर सकता है। ठीक, तो अब हम गुड्स के अनुसार इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च होती क्या है। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च जो होती है उसे हम कह सकते हैं कि गुड्स क्या कहते हैं। गुड्स महोदय कहते हैं कि इसे अर्ध अनुसंधान विधि का नाम दिया है। गुड्स ने इसे अर्ध अनुसंधान विधि का नाम दिया है। ठीक, घटनोत्तर अनुसंधान, घटना घटने के पश्चात, ध्यान रखना इस लैंग्वेज पे, घटनोत्तर अनुसंधान घटना घटने के पश्चात घटना के कारणों का अध्ययन करती है। क्लियर। इसलिए इसको घटनोत्तर कहा जाता है। यह घटना का अध्ययन प्रयोग के रूपांतरण के लिए प्रयोग में करती है। क्लियर। तो इससे स्पष्ट हो गया होगा। गुड्स महोदय ने बताया है कि घटनोत्तर जो रिसर्च है, यह कह सकते हैं एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च है, वो क्या होती है, जब कोई घटना घटित हो जाती है उसके पश्चात जो अध्ययन हो रहा है, उसके कारणों के संबंध में जो अध्ययन हो रहा है, उसे एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च कहते हैं। क्लियर। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसके
इसकी सीमाएं क्या हैं। भाई एक्स पोस्ट अनुसंधान की जो सीमा है, इससे पूर्व हमने जाना था कि भाई इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपने अनुसंधान में जाना था इससे पूर्व कि एक्सपोर्ट अनुसंधान में हम प्रयोग सामाजिक विज्ञान यानी सोशल स्टडीज, एजुकेशन, साइकोलॉजी या सामाजिक समस्याओं के विषय में इससे बहुत अच्छे तरीके से अनुसंधान कर सकते हैं। अब हम इसकी सीमाओं के बारे में जानेंगे। लिमिटेशन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। लिमिटेशन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। तो सबसे पहले है नियंत्रण का अभाव। वस्तुतः जब तक प्रभाव डालने वाले अन्य चरों पर नियंत्रण नहीं कर लेते तब तक यह नहीं कह सकता कि इस चर के कारण या यह प्रभाव उत्पन्न है। इसमें बचने का सबसे सरल उपाय यह है कि यथासंभव अधिक से अधिक प्रतिद्वंदी अन्य उपकल्पनाओं का परीक्षण कर लें, सभी की निश्चित निष्कर्ष पर आ सकते हो। कहने का तात्पर्य है नियंत्रण का अभाव। जब हम कोई घटना घटित हो जाएगी तो हम उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बस कारणों का पता लगाते हैं। तो इसमें नियंत्रण जो कंट्रोल है, हम किसी समस्या के को कंट्रोल नहीं कर सकते। समस्या घटित होने के बाद उस पर हम रिसर्च करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रासंगिक तत्वों को ज्ञात करने में कठिनाई। प्रासंगिक तत्व कौन से होते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि भाई हमें रिसर्च किस पे करनी है, उसके क्या कारण हैं। उन जो प्रासंगिक तत्व हैं, जैसे हमें रिसर्च करनी है समाज में चोरियां क्यों बढ़ रही हैं, समाज में इतनी लापरवाही क्यों बढ़ रही है, समाज को इतना दूषित क्यों किया है। तो हम प्रासंगिक तत्व यानी कि समाज में जो क्यों जो शब्द आ रहा है, इसके कारण आ रहे हैं कि भाई समाज में इतनी चोरियां, डकैती, लूट मार, बदतमीजी, इसके कारण है। इससे संबंधित कौन से फैक्टर हैं या कौन से सैंपल हैं उसे चुना जाए। तो हम उन सैंपलों को नहीं चुन पाते हैं और हम रिसर्च सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए इसमें दे रखा है कि 3 बीमार खिलाड़ियों की स्थिति में उन्हें साथ साथ स्नान किया और भाई साथ में घूमने गए, चाय पी होगी, किंतु साथ रहते हुए भी ये सब बीमारी के कारण नहीं बने। इसके लिए क्या पर्याप्त अनुभव और सावधानी आवश्यक होगी। मतलब उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि मान लीजिए 3 खिलाड़ी हैं और तीनों की में मतलब खेलने के लिए तैयार हैं और 3 में से एक बीमार पड़ गया और तीनों साथ रहे हैं, पूरी रात साथ रहे हैं, साथ में खाना खाया है और साथ में खेले हैं, साथ में खाना कुछ भी किया है, मगर एक बीमार हो गया। तो इसमें जो रिसर्च की जा रही है तो उस पे ही रिसर्च होनी चाहिए, इस पे क्यों प्रभाव पड़ा, अब तीनों पे क्या करना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक क्रिया के एक से अधिक कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई हम कोई भी कारण है, भाई हम कहते हैं कि किसी के मतलब कोई समस्या हुई तो हम कहते हैं कि किस वजह से हुई। तो हम बहुत सारी समस्याओं के कारण एक हो सकते हैं। जैसे हम पहले अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिर इसमें ऐसा पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक झोपड़ी थी सूखी और झोपड़ी में आग लग गई, तो उसके एक कारण नहीं हो सकता। जैसे आग, झोपड़ी थी उसमें आग लग गई, तो झोपड़ी में आग लगने के कारण क्या थे। मान लीजिए वो झोपड़ी मतलब हमारी माचिस से लगी, हमने माचिस की तीली जो फेंकी उस समय हवा चली होगी और वो हवा उसे इस रूप में चली होगी कि ना बुझाने की बजाय उसे भड़काया होगा, तभी तो आग लगी। तो हवा भी उसमें कारण थी झोपड़ी जलने में और उसकी माचिस भी कारण थी और उसे जलाने के फेंकने वाला भी कारण था। तो जो कारण होते हैं हम एक को कारण नहीं मान सकते, तो कारण अनेक हो सकते हैं। चाहे हम इसे कुछ भी कहें, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा परिस्थितियों भिन्नता से कारणों में भिन्नता।
भाई जब परिस्थितियां भिन्न होती हैं, जैसे सिचुएशन, जैसे अब वही वाली बात हुई, वो किसी ने झोपड़ी जलाई, तो वो झोपड़ी परिस्थिति उस समय क्या थी, झोपड़ी सूखी थी, बारिश हो जाए और हम वो आगी जो है हमने 5 की तीली जलाई और उसे फेंक दिया झोपड़ी की तरफ, और झोपड़ी में छप्पर में क्या था, पानी था बहुत ज़्यादा, अब फेंकेंगे तुरंत क्या हो जाएगी, वो आग वहीं पे जाके बुझ जाएगी। तो जो परिस्थितियां हैं उसके कारण भी भिन्न हो सकते हैं। अब वो क्या हुई, जलने की जगह क्या हो गई, तुरंत के तुरंत बुझ गई, ठीक। तो ये कारण और भी भिन्न हो सकते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हम किसी के मेन फैक्टर्स पे, उसकी कॉज पे नहीं जा सकते, उसकी लिमिटेशन आ जाती है, ठीक। तो कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कौन कार्य है और कौन कारण है, इससे निश्चित में कठिनाई आती है। जैसे भाई हमने अभी बताया कि कौन कारण है, कौन सा कार्य है और कौन कारण है और निश्चित कठिनाइयाँ होती हैं। तो क्या कठिनाई होती है ये आप जानते हैं। संबंध का ज्ञान होने के पश्चात यह ज्ञात करना कठिन होता है कि इसमें कौन कारण है और कौन कार्य है। उदाहरण के लिए यदि फैशन बदलने वाले और कम अंक पाने वाले छात्रों में सहसंबंध मिलता है, तो ये क्या हुआ, तो उसमें कार्य और कारण, कोई भी कार्य हो रहा है और कारण है, कुछ भी निश्चित मतलब फैशन से और उसके अंक से कोई संबंध नहीं है, फिर भी हमें इन्हें पता लगाना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विषय का 2 समूह में वर्गीकरण। भाई हम कोई भी विषय है उसको 2 समूह में वर्गीकरण करने में बहुत समस्या आती है। भाई हम किसे, मान लीजिए हमें एक अच्छे बच्चों की लिस्ट बनानी है और एक बुरे बच्चों की लिस्ट बनानी है, तो इन दोनों को वर्गीकरण करना किस आधार पर करना है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लास्ट है विषय को चुनने में सावधानी। भाई हम जब भी कोई विषय चुनना है, समस्या चुनना है, तो समस्या को चुनना ही एक बहुत बड़ी समस्या होती है। थैंक यू वेरी मच।